तो जनता इस बार जो है 2024 में स्मृति ईरानी से हिसाब लेगी, इसलिए वो पगलाई हुई हैं। लेकिन ये लोग हमेशा ईवीएम के सहारे जीते हैं। आज भी अगर ये 400 पार का नारा दे रहे हैं तो ईवीएम के सहारे दे रहे हैं। जो 2 करोड़ का जुमला था उनके प्रधानमंत्री जी का, तो वो भी पूरा नहीं हुआ। नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, महंगाई से परेशान है। मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में नंगी बेटियों को घुमाया गया। कहाँ महिलाओं को इन्होंने सशक्त किया? नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण है और ऐसे में नामांकन की अगर मैं बात करूं तो अमेठी और रायबरेली से जिस तरह से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का नाम सामने निकल के आया है, तो वैसे वैसे स्मृति ईरानी की टेंशन बढ़ गई है। जी हाँ, और शायद यही वजह है कि वो अमेठी छोड़ने को तैयार नहीं है और मन से अब उन्होंने ये बयान दिया है कि उनकी जान को खतरा है, कांग्रेस उन्हें मरवा सकती है। मतलब वो हुल जजूल अपने बयान तो देती रहती हैं, लेकिन अब इस हद तक गिर गई हैं कि वो इस तरह के बयान दे रही हैं। फिलहाल लोगों की इस पे क्या कुछ राय है, क्या लोग सोचते हैं, जान लेते हैं। सर, स्मृति ईरानी को कैसे देखते हैं? अगर अमेठी में वो राहुल गांधी उनके सामने आते हैं तो क्या होगा स्मृति ईरानी का? अब अमेठी में जो है स्मृति ईरानी ने तो काम किया नहीं है। जब उन्होंने वहाँ की जनता ने संसद बनाया तो उन्होंने कहा था हम 13 रुपया किलो चीनी जो है बिकवाएंगे। सिलेंडर 400 रुपया में था तो 1200 रुपया बिकने लगा। जब सिलेंडर 350-400 का होता था तो स्मृति ईरानी जो है सर पर लेकर के घूमती थी। तो आज उनको सिलेंडर के दाम नज़र नहीं आ रहे हैं, चीनी के दाम नज़र नहीं आ रहे हैं, महंगाई नज़र नहीं आ रही है। तो जनता इस बार जो है 2024 में स्मृति ईरानी से हिसाब लेगी, इसलिए वो पगलाई हुई हैं। अच्छा सर, वो कहती है कि 20 साल तक के रहे, राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र था, उन्होंने जनता का ख्याल नहीं किया, हमने तो सारे वादे पूरे किए। वहाँ पे जब कांग्रेस की सरकार थी, राहुल गांधी वहाँ से थे, तो वहाँ बड़े बड़े रायबरेली में प्लांट लगते थे, रेलवे के प्लांट लगे, वहाँ उद्योग लग रहे थे। स्मृति ईरानी ने वहाँ कुछ नहीं किया, जनता के लिए कुछ नहीं किया, केवल फेक न्यूज उन्होंने डाला है, महंगाई लाया और वहाँ की जनता परेशान है, वहाँ नौजवान परेशान है। उनको नौकरियों का जो 2 करोड़ का जुमला था उनके प्रधानमंत्री जी का, तो वो भी पूरा नहीं हुआ। नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, महंगाई से परेशान है। इस बार इनकी 2024 में विदाई होने वाली है, इसलिए इनके नेता जो हैं बहुत ज़्यादा पगलाए हुए हैं। चाहे संसद हो, वो हार्ट अटैक से मर रहे हैं। कोई उलूल जलूल कह रहा कि संविधान बदल देंगे, और यहाँ पे जनता, यहाँ पे मुस्लिम बैकवर्ड SC इतना ज़्यादा है, इनके में दम नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे, इनको इस बार जनता खुद ही बदलने जा रही है, विदाई करने जा रही है। इसलिए जो है इनमें कोई दम दरूद नहीं है, केवल जो है चिल्ला रहे हैं। अब इनकी बारी है, जाने वाली है। ये तो कह रहे हैं सर कि अगर कांग्रेस आ जाती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है, तो ये जो है सारा आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे, दलित और पिछड़े को जो इग्नोर कर दिया जाएगा। ये एकदम झूठ है। पहले भी कांग्रेस की सरकारें रही हैं, दलितों को नौकरी में रखा जाता। जब से ये भाजपा सरकार आई है, आरक्षण ख़त्म कर दिया गया, नौकरियां ख़त्म कर दी गई, भर्तियां ख़त्म कर दी, रेलवे से लगा करके हवाई जहाज़ सब कुछ बेच दिया गया है, कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस सरकार में तो कुछ बिका नहीं था, ये तो कांग्रेस सरकार ने बनाया, और ये तो केवल बेचने का काम किया है भाजपा सरकार ने। और लोगों से पूछेंगे सर, कैसे देख रहे हैं स्मृति ईरानी को, इस बयान को कि अब कांग्रेस वो कह रही है मेरे ऊपर हमला करवा सकती है, तमाम तरह के उनके बयान निकल के आते हैं सामने, कैसे देख रहे हैं? देखो, स्मृति ईरानी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। 2004 में ये दिल्ली से चुनाव लड़ रही थी। उससे पहले सीरियल में काम करती थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल में बहुत फेमस हुई थी। तो उन दिनों जब सिलेंडर पे 10 रुपये बढ़े थे, तो ये सिलेंडर सर पे ले करके और एक प्याज का मंगलसूत्र पहन के चांदनी चौक के गलियों में घूमती थी, हाय हाय करती थी, चिल्लाती थी, और मनमोहन सिंह को चूड़ियाँ भेजा था इन्होंने। तो उस समय लोग, चूँकि धारावाहिक चल रहा था, वो एक दौर और था, तो लोग बहुत सीरियस लेते थे। लेकिन धीरे धीरे इनके कर्तव्यों से जो इनके काम है, आज देश की जनता स्मृति ईरानी को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रही, क्योंकि वो कभी भी कुछ भी बोलती हैं।
वो प्रधानमंत्री की भाषा से अलग हट करके ऐसे मतलब जनता के बीच में बने रहने के लिए वो जुमलेबाजी करती हैं। मैं समझता हूँ, मैं जितना जानता हूँ कि 2019 में जो वो चुनाव जीती हैं वो अमेठी की जनता उनको नहीं जिताई है, उसमें बहुत बड़ा खेल ईवीएम का भी रहा है। अगर मानते हैं इस बात को, देश का संविधान बना है देश के जनता के हित के लिए काम करना। अगर किसी कानून पे जनता का विश्वास उठ गया तो उस कानून को बदल देना चाहिए, उस ईवीएम को हटा देना चाहिए। लेकिन ये लोग हमेशा ईवीएम के सहारे जीते हैं। आज भी अगर ये 400 पार का नारा दे रहे हैं तो ईवीएम के सहारे दे रहे हैं। आप देखो, जहाँ चले जाओ, जिन गलियों में इनके सांसद दौड़ा के मारे जा रहे हैं, किसी को अटैक हो रहा है, किसी को लू लग जा रहा है। ये लोग एसी के अंदर बैठने वाले लोगों को लू लग जा रहा है, इनको हार्ट अटैक हो रहा है, 400 पार का नारा दे रहे हैं। जिस तरह से इस समय देश का जो चुनाव हो रहा है, यह सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, यह चुनाव है देश को संविधान बचाने की चुनौती है। और यह देश की जनता इस बार को समझ रही है। 2014 से लेके अब तक 9 ऐसे बड़े देश के अंदर एग्ज़ाम हुए हैं जिसका पेपर लीक कराया गया है। 200-250 से लेके 500 रुपये तक फॉर्म भरने का फीस होता है और लाखों में बच्चे फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भर करके बच्चे 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तैयारी करते हैं, उसका ऐड निकलता है। जब पेपर देने की बात आती है तो वह लीक हो जाता है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। और ये पेपर लीक करा करके 2014 से लेके अब तक, चाहे शिक्षकों का मामला हो, चाहे नौजवानों का मामला हो, चाहे देश की सेना में भर्ती का मामला हो, चाहे यूपी और बिहार के अदर स्टेट का जो है पुलिस का मामला हो, तो ये हर जगह, हर मोर्चे पे यह सरकार फेल है। ये तो कहते हैं 70 सालों में जो अन्य सरकारें नहीं कर पाई वो हमने किया है। देखो, ये सही कह रहे हैं। 70 सालों में इन्होंने जो किया है, देश के आज़ादी के पहले जब यह देश अंग्रेज़ों के गुलाम था तो ये अंग्रेज़ों के काफिर थे। इन लोगों ने अंग्रेज़ों को, जो देश का पिछड़ा वर्ग, देश का दलित, देश का यह जो पिछड़ा वर्ग था, जो अंग्रेज़ों से देश को बचाने के लिए यहाँ का मूल निवासी लड़ता था, एक तरफ उसको चढ़ाते थे। जब वो लड़ता था, इनकी मुखबरी जा करके अंग्रेज़ों से करते थे, उसके बदले में इनको एक छोटी सी रियासत मिल जाती थी और वहाँ यह लगान वसूलते थे। ये वही लोग हैं, नाथूराम गोडसे के विचारधारा के लोग हैं। ये कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं। एक तरफ गोडसे के से जो है महात्मा गांधी की हत्या करवाते हैं और गोडसे को पुरस्कार देते हैं, दूसरी तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। फूलन देवी का क्या कसूर था? फूलन देवी डकैत के घर में पैदा हुई थी, फूलन देवी जंगल में पैदा हुई थी। फूलन देवी का यही कसूर था कि एक पिछड़े दलित के घर में पैदा हुई थी। और जिस तरह उसके साथ व्यवहार हुआ, जिस तरह उसके साथ दुराचार हुआ, उसके साथ अन्याय हुआ, उसने, ये दुर्भाग्य है इस देश के, कालिक है नौजवानों और पुरुषों के मुंह पे कि एक महिला को हथियार उठाना पड़ा अपनी सुरक्षा के लिए, अपने अधिकार पाने के लिए। उसने अगर हथियार उठाया, अपने जो है उसके ऊपर जो अत्याचार हुआ था उसका बदला लिया। मोदी जी तो कह रहे ना कि हमारी सरकार में और महिलाओं को हमने सशक्त किया है। क्या सशक्त किया है? फूलन देवी की हत्या करने वाले को बरी करा करके उसको Y+ श्रेणी का सुरक्षा दे करके स्टार प्रचारक बना करके देश में घुमा रहे हैं। ये कौन सा सशक्त किया है? मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में नंगी बेटियों को घुमाया गया, कहाँ महिलाओं को इन्होंने सशक्त किया? जिस तरह से आपने देखा जंतर मंतर पे देश की जो हमारी बेटियां थी मेडल लेकर के आई, उनके साथ क्या हुआ? उनके साथ उनका सांसद जिस तरह से दुराचार, उनके साथ गलत व्यवहार किया, वो अपनी मांग को लेकर के जंतर मंतर पे बैठी, रात को उनके साथ कितनी गंदी हरकत की गई, कहाँ कहाँ हाथ लगाया गया, उठा करके उनको रात को वहाँ से ले जाया गया। मीडिया दिखाई? कहीं नहीं दिखाई। मीडिया मणिपुर को दिखा रही? कहीं नहीं दिखा रही है। जिस तरह से हाथरस की बेटी के साथ हुआ, कहीं दिखाई? तो ये नहीं दिखा रहे, ये कुछ नहीं करेंगे। ये आगाह कर रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नहीं, इनके मुंह से निकल जाता है बेटी पढ़ाओ। आपने गोदी मीडिया का जिक्र किया, क्यों नाराजगी है गोदी मीडिया से? गोदी मीडिया से इसलिए नाराज हैं, हम तो कहते हैं जमी बेच देंगे, जमा बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, अगर सो गए तुम एक कलम के सिपाही, तो इस देश के बीजेपी के नेता मुर्दों के कफन बेच देंगे। हम इसलिए नाराज हैं कि उन लोगों ने अपना जमीर बेच दिया है। थोड़े से चंद पैसे के लिए इस देश का संविधान की प्रति जलाने की बात करते हैं, संविधान खत्म करने की बात करते हैं, मनुवाद लाने की बात करते हैं। तो इस देश में लोकतंत्र ही नहीं रहेगा। जब लोकतंत्र नहीं रहेगा तो इस देश में जो है कोई कानून ही नहीं रहेगा। जब कोई कानून नहीं रहेगा तो जैसे अंग्रेजों के ज़माने में चौरी चौरा कांड हुआ था, उस तरह से इस देश में कांड होगा। वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के लिए मोदी जी हनुमान जी जैसे हैं। इंडिया गठबंधन की तो बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्मृति ईरानी की बात कर रहे हैं।
तो उन्होंने क्या किया है अमेठी के लिए, कुछ स्पेशली अपनी बता दें, कुछ है ऐसा? वो तो कह रही राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया, राहुल हमने गांधी ने बड़ा तो बहुत कुछ किया जो हम कह ही नहीं सकते हैं। हॉस्पिटल क्यों बंद करा के गई थी? फिलहाल अमेठी हमारा आता नहीं है क्षेत्र, लेकिन हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। लेकिन स्मृति ईरानी के बारे में यही कहेंगे, अमेठी कितनी बार आती हैं तो किसके घर जाती हैं? तो स्मृति ईरानी जिस तरह से बौखलाई हुई है, क्योंकि मैदान में शायद वो राहुल गांधी का इस बार मुकाबला नहीं कर सकती हो, शायद यही वजह है जो अनाप शनाप और तमाम तरह के झूठे भाषणों में लोगों को भटका रही हैं, मुद्दों से भटका रही हैं। फिलहाल स्मृति ईरानी को पूरा देश जान चुका है, अमेठी की जनता जान चुकी है और एक तरफा फैसला भी कर चुकी है, लेकिन रिजल्ट आने की तो देरी है जो 4 जून को आएगा। फिलहाल हम इसी तरह लोकसभा चुनाव के मुद्दों पर लोगों से बात करते रहेंगे और आपको ज़मीनी हकीकत दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।